ड्रामा के स्टार्ट में हम आर्मी कैंप का सीन देखे हैं जहां पर जनरल मू और दूसरे जनरल आपस में ना हाथ से पंजा लड़ा रहे होते हैं कि कौन जीतेगा। जहां पर जनरल मू बोलती है कि लगभग 10 साल से मैं आर्मी कैंप में हूँ, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर कि मैं लड़का हूँ। लेकिन यहाँ पर जनरल मू की ताकत बहुत ज्यादा होती है, तो दूसरे जनरल चले जाते हैं कि ये सच में बहुत ही ताकतवर है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं जनरल मू जनरल मू। तभी पता चलता है कि उसे अभी मिनिस्टर के घर बुलाया गया है, क्योंकि वो उनकी सालों पहले बिछड़ी हुई बेटी है। जैसे वापस आती है कहती है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। उसकी माँ बहन भाई से ऐसे ही सब लोग एक साथ देखते हैं। तो उसकी माँ पास में आती है, कहती है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, फाइनली तुम वापस आ गई, बिल्कुल मेरी जैसी हो। उसका भाई कहता है कि ये बिल्कुल कहीं से औरत लगती है, एकदम सोल्जर लग रही है और भी निचले स्तर वाली। कहती 10 साल से मैंने सिर्फ आर्मी में सेवा की है, तो मैं निचले स्तर वाली ही लगूंगी ना। तो उसकी माँ कहती है कि देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जो पहले गलती हुई ना, मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ, आखिर तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो। उसका भाई कहता है ऐसे कैसे बायोलॉजिकल डॉटर, पहले टेस्ट तो हो जाए, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। मुजिन कहती है कि ठीक है चलो आओ हो जाए। वहां पर उसका भाई छोटा सा चाकू निकालता है, कहता है इससे आराम से कर लोगी, लेकिन वो तलवार निकालती है और हाथ कट कर देती है। पूरे घर वाले डर जाते हैं। अपने फादर से कहती है आपका भी हाथ कट कर दूं क्या। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कट कर लूंगा। चाकू से कट करते हो, धीरे धीरे देखते हैं कि वो ब्लड आपस में मर्ज हो गया है, मतलब वो उन्हीं की बेटी है। कहती देखा देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि ये हमारी बेटी है। अब वहां पर वो अपना ना पैर पोंछ रही होती है मुजिन, और तुरंत ही उसकी सिस्टर जो क्विंग क्विंग होती है ना, जो उसकी जगह पर वहां पर रह रही थी, कहती मुझे माफ कर देना कि मेरी ग्रैंड माँ ने जो है तुम्हें यहाँ पर बदल दिया। सिर्फ ग्रैंड माँ की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। वो चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी आराम से जीऊँ, लेकिन उनकी गलतियों की सजा मुझे तो नहीं मिलनी चाहिए ना। कहती हाँ हाँ ठीक है उठ जाओ, मैंने कब तुम्हें ब्लेम किया। उसका भाई कहता हाँ तुम इसे ब्लेम कर भी नहीं सकती हो। यहाँ पर उसकी माँ कहती है देखो, कुंकिंग को मैंने 20 साल पाला है, तो मैं उससे अलग नहीं हो सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सिस्टर की तरह रहो। वहां पर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ के ऊपर रख देती हैं, लेकिन जो मुजिन थी ना, उसे उस घर से कोई लेना देना नहीं था। कहती इन लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे अच्छे गहने भी, आगे चलकर ये सब मेरे काम आएगा। उसका भाई कहता है मुझे नहीं लगता है यहाँ पर इसे लाना चाहिए। उसके फादर कहते हैं कि जल्द से जल्द इसे इस घर से निकाल देंगे। इधर पूरे आर्मी कैंप में हड़कंप मच गया था कि मुजिन एक लड़की है, इसी वजह से हम लोगों के साथ कभी नहाने नहीं गई, कभी बात नहीं किया। पीछे से मुझे सारी बातें सुन रही होती है, कहती चिंता मत करो, जा तो रही हूँ यहाँ से, अच्छी लाइफ जरूर जीऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि तुम लोगों की भी अच्छी लाइफ हो, बीच बीच में कुछ ना कुछ भेजती रहूंगी। दूसरे जनरल कहते हैं कि जब भी कुछ लगे ना हम लोगों को बता देना, हम लोग हमेशा ही तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे, आखिर तुम हमारे ब्रदर हो। ये जनरल जी नुआन को दे देना, जब वापस आए कहते ठीक है। अब वो सबको अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। सारे के सारे आर्मी वाले कहते हैं कि इंतजार करेंगे, अपना ध्यान रखना, तुम जल्दी यहाँ पर आना। कहती हाँ जल्दी ही आऊंगी। बाय बाय कर रहे होते, अंदर देखती है कि और उसकी सिस्टर भी बैठी हुई, क्योंकि कहती है कि ये याद रखो कि तुम वहां पर जा जरूर रही हो, लेकिन स्पेशल स्टेटस सब कुछ सिर्फ मेरा है। तुम वहां पर एक्टिंग कर सकते हो कि बेटी हो, लेकिन ये मत भूलो कि मेरी जगह तुम कभी भी नहीं ले सकती। कहती बोरिंग बोरिंग। कहती सुनाई नहीं देता, अंधी हो या बहरी हो, दिखाई भी नहीं देता। तलवार उठाती है मार देती है। कहती ये क्या कर रही हो तुम। कहती मैं तुम्हें दूसरे वर्ड की सैर करा रही हूँ, याद रखो, मेरे से बहस मत करना। क्विंकिंग डर के एक जगह पर बैठ जाती है। अभी घर पर नीचे उतरने का टाइम होता है, तो क्विंकिंग उतर रही होती है और देखती है, गिरने की कोशिश करती है। तो वहां पर मुझे उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती क्यों पकड़ा क्यों पकड़ा। कहती अच्छा गिरना चाहती थी क्या। छोड़ देती है हाथ। अब वहां पर क्विंकिंग रोने लगती है कि जानबूझ के सिस्टर ने मुझे कैरी से धक्का दे दिया। सब कहते हैं मुझे तुम्हें तमीज नहीं है कि अपनी सिस्टर के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। कहती वो मेरी सिस्टर ना मुझसे रास्ते भर लड़ाई करती हुई आई है कि मैं ही इस घर की रियल डॉटर हूँ, तुम तो हो ही फेक। फिर से नीचे बैठ जाती कि सिस्टर मुझे माफ कर देना, सिस्टर मुझे माफ कर देना, बस भी करो, तुम्हारा ये चेहरा मुझे देखना ही नहीं है। ये कि मुझे ये बताओ कि मुझे रहना कहाँ पर है, बस मैं जा रही हूँ। उसका भाई कहता है पहले मेरी सिस्टर से माफी मांगो, मैं जब से मैं आई हूँ 2 बार नील डाउन हो चुकी है, जबकि मैंने कुछ कहा भी नहीं, गिरने की इच्छा भी इसकी ही थी। मदर और फादर प्लीज इसे कुछ मत कहो, और बेहोश हो जाती है। उसका भाई तुरंत ही कुंकुम को उठाकर लेकर जाता है।
अब कुंकू के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम आर्मी में रहकर आई हो, तुम बहुत टफ हो, बट मेरी बेटी इतनी टफ नहीं है। कहती मैंने उससे नहीं कहा था, और आपको अगर अक्ल नहीं है ना तो जरा ध्यान लगा कर देखो कि ये कौन क्या कर रहा था। मैं तो पहले ही उतरी थी। तब वहां पर उसकी माँ कहती है कि ये भला मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। फादर कहते हैं जाओ कोर्ट यार्ड जाओ, महल में रहने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर उसकी माँ कहती मेरी बेटी के साथ ऐसा तो मत करो ना, कहती इसके साथ यही होना चाहिए। मुझे तो ऐसे ही खुश थी कि भला मुझे कोर्टयार्ड में रहने को मिलेगा, अकेले रहूंगी, जो कुछ होगा एक साथ इकट्ठा करूंगी, और ये पूरा गवर्नर मेंशन एक दिन रोए ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम मुझे नहीं। वहां पर बहुत अच्छे फल फ्रूट रखे होते, कहती नैनी मैं खा सकती हूँ क्या, कहती हाँ खा सकती हो। एक एक करके खाने लगते तो नैनी सोचने लगता है सालों से कुछ मिला नहीं है बेचारी को, इसी वजह से खा रही है, या तो पिछली जिंदगी से ही भूखी होगी। अभी फिर से बैठी होती है, दोपहर का खाना आ जाता है, कहती लो खाना आ गया है, मिस कुंकुम ने भेजा है, लेकिन वो देखती नहीं तो खाना पटक के चली जाती है। मुजिन क्या करती है ना, पूरे घर का सामान एक एक करके इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जितना भी कीमती सामान होता है वो सब इकट्ठा कर लेती है। इधर क्विंकविंग अपनी माँ से कहती है मुझे ये चाहिए खाने को। लेकिन मुजिन क्या करती है ना, वहां पर जो कीमती चीजें होती है बस उन्हीं को देख रही होती है कि अगर ये बेचूंगी तो कम से कम $1 मिलियन $2 मिलियन इकट्ठा कर रही होती है, और जितने गमले होते हैं उठा कर लेकर जा रही होती है। उसके फादर कहते हैं ये बहुत ही रेयर है, इनको कहाँ लेकर जा रही हो। कहती वो क्या है ना, मैं बहुत दिन बाद मेंशन आई हूँ तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इन्हें अपने पास रखूंगी, इनकी देखभाल करूंगी। कहते हैं हाँ ठीक है ले जाओ, लेकिन इनका ध्यान रखना, एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर कहते हैं जब से ये आई है लगता है महल से बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। अभी वो जितने भी गमले वगैरह होते हैं ना उनको एक जगह पर इकट्ठा करती है और चल देती है मार्केट में लेकर। सब जब इतना कीमती सामान इतने सस्ते दामों में देखते हैं ना तो भला इतनी दूर कैसे रह सकते थे। एक एक चीज धीरे धीरे खरीदते खरीदते शाम तक सारी चीजें बिक जाती है। कहती है कि अब मैं आर्मी के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद लूं। वहां पर अपने ब्रदर्स के लिए लेटर में लिखती है कि मैं जितना भी पैसा यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ सब कुछ तुम लोगों के लिए भेज रही हूँ। कुछ कपड़े वगैरह भी हैं ताकि तुम लोगों को ठंड न लगे, खाने पीने की भी कमी ना हो, मीट वगैरह भी भेज दिया है। उसका ये लेटर पढ़कर सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अब शिवाजी आर्मी खुशियां मनाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुजिन ब्रदर ने बहुत सारे सामान भेजे हैं। तभी वहाँ पर जनरल छेन युवान आ जाते हैं, कहते हैं ये क्या, मुजिन कहाँ पर है। कहते हैं अरे मुजिन चली गई ना, इसी वजह से उसने यहाँ पर ये सब कुछ भेजा, वो परफेक्ट मेंशन गई है। कहते परफेक्ट मेंशन, लेकिन वो कब से उनसे कनेक्टेड हुई। कहते अरे उनकी बेटी थी वो बिछड़ी हुई, पता है हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो लड़की है। लेकिन आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए, मतलब आपको पहले से पता था ना कि वो लड़की है। कहते हैं किस जगह पर गई है ये बताओ। कहते हैं अरे वो डिंगजुआ सिटी गई है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं भी उससे मिलने के लिए जल्द से जल्द जाऊंगा। कहते हैं लेकिन इतनी जल्दी वहां पर क्या जाओगे, अभी तो वो अपने रिलेटिव से मिल ही रही होगी, वैसे भी आपकी ग्रैंड माँ का बर्थडे आने वाला है तो आप तो वहां पर जाएंगे ही। कहते हैं तुम लोग चुप बैठो, बार बार यहाँ पर मुझे इनका नाम मत लो। मुझे इनको मैं सिर्फ जानता था कि लड़की है, लेकिन मेरा और कुछ लेना देना नहीं। तब जो जनरल होते हैं उसे वो आर्टिफैक्ट देते हैं कि ये मुझे ने तुम्हें दिया है, वो स्माइल कर रहा होता है। इधर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तब यहाँ पर उसकी माँ बताती है कि क्विंटिन तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है, इसी वजह से जिन युवान को ने तुम्हारे लिए चुना है, ओल्ड लेडी से के पास जाओ, उनसे बात करो, वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगी। कहती मैं जितनी बार जाती हूँ वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करती है, बोला वो अपने ग्रैंडसन की शादी मुझसे क्यों कराएंगे। उसका भाई कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, नेचुरल हो, एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगी। इस बार जाकर माफी मांगने लगे थे, ठीक है। अभी तक ये जो है मुजिन क्यों नहीं दिखाई थी। तभी वो सामने से जा रहे थे, उसके फादर कहते कहाँ गई थी। कहती कुछ चीजें बेचने गई थी। कहती क्या बेचने गई थी। कहती वो गलती से निकल गया था ना, वैसे भी चिड़िया जब वो पिंजरे से बाहर निकलती है तो बहुत कुछ सोचती है। वहां पर वो अपने पैर ऊपर रखते तो उसके फादर कहते तमीज नहीं है तुम्हें, इस घर के रूल रेगुलेशन अभी तक नहीं सीखे हैं तुमने। वहां पर उसके फादर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं तो क्यों क्यों कहते हैं कि फादर मुझे लगता है कि नैनी को बुलाना चाहिए, ताकि ओल्ड लेडी सही के बर्थडे में जब ये चले ना तो इसको थोड़ी बहुत मैनर्स आ जाए, ताकि वहां पर आपकी बेइज्जती ना हो। नैनी आ जाती है, उसको घूम घूम के देख रही होती है, 3-4 राउंड लगा लेती है। कहती बस भी करो, इतना देखोगी तो अंधी हो जाओगी। नैनी कहती तमीज नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें सिखाऊंगी तमीज की कैसे सीखी जाती। मारने चलती तो हट जाती, दोबारा फिर मारने चलती तो हाथ पकड़ लेती, दोनों हाथ पकड़ लेती, घुमा के नीचे पटक देती है नैनी को। हंस रही होती है, कहती तुम बुढ़े लोग समझ में नहीं आता है क्या। उसके फादर कहते हैं कि तुम रिबल बनने की कोशिश कर रही हो, ये नैनी ने जो इम्प्रेस तक को सिखाया है और आज तुम नैनी को ही नीचे धक्का दे रही हो।
तो उसकी माँ कहती है ऐसे मत करो, वो तुम्हें अगर रूल सिखा रही है तो सीख लो। कुमकुम कहती है आर्मी में रही हो तो बिल्कुल लड़कों जैसी हो गई हो। इस तरह का बिहेव रहा तो भला तुमसे शादी कौन करेगा। कहती मुझे शादी करना भी नहीं और एक गर्ली लुक लेकर तो मुझे जीना भी नहीं है। वहां पर वो दोनों सैनिकों को नीचे गिरा देती है और कहती खबरदार कोई भी रास्ते में आया तो। उसके फादर देख रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही बदतमीज हो गई। उसकी माँ कहती है तो खतरनाक है। ट्विंकल कहती है कि मदर देखो ना एकदम सोल्जर जैसी लड़ाई कर लड़ रही है। ये तो छोटे मोटे स्तर पर है ना, फिर भी इस तरह की लड़ाई, मुझे तो इससे डर लगने लगा है। उसका भाई कहता है इसे जो है बाहर ही रहना चाहिए, इसे तो मेंशन के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए हम लोगों के लिए, कितने शर्म की बात है। उसके फादर कहते हैं सैनिक को इसको पकड़ लो और इसे रूम के अंदर बंद कर दो ताकि ये यहाँ से निकल ही ना पाए। कहती ठीक है। वहां पर वो अपने हाथ से आर्मर निकालती है। कहती मदर देखो मेरे हाथ पर कितनी चोट लगी है। कहती बेटा ये तुम्हें कैसे लगा मुझे बताओ। कहती मदर आपको तो पता है मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, कितनी टफ जिंदगी थी, मेरा हाथ कटता गया लेकिन मैं लोगों की रक्षा करती गई। जब वापस आई तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, लेकिन तब भी मुझे इतने बेकार दिन देखने को मिले। उसकी मदर खोते खोते रो रही होती है कि मुझे माफ कर देना बेटा। कहती है मैं तो बस इतना चाहती थी कि मदर फादर मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे अपने घर में रखे, मुझे अपने पेरेंट्स की खुशियां मिले, लेकिन देखो मुझे क्या मिला, सिर्फ दुख और दर्द। कहती है मेरा ब्रेसलेट रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। कहती है मदर थोड़े पैसे मिल जाते ना तो मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती थी, कम से कम कंपेंसेशन के रूप में कुछ तो मिले। वहां पर उसके फादर देख रहे थे। कुमकुम कहते हैं जानबूझकर ऐसा कर रही ताकि पैसे ले सके। वहाँ पर उसके फादर कहते मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन उसकी माँ कहती पैसे दो। पैसे गिन रहा होता है फिर धीरे से दे देते। कहती दो, पैसे खींच लेती है। वो अपने पैसे देकर बहुत खुश हो जाती है। कुमकुम कहती है लगता है हड़पना चाहती है। पता है ब्रदर इतने पैसे तो आपको भी कभी नहीं मिले, पॉकेट मनी के रूम में भी नहीं मिले। कहते हैं हाँ फादर सही बात है, आप सिस्टर को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। उसकी मदर कहती नॉनसेंस बात है मत करो, तुम्हारी रियल सिस्टर है और रियल सिस्टर के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है। कहती मदर और फादर थैंक यू सो मच, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहां से वो 1 मिनट में ही भाग जाती। कोई कोई कहती है मैं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर मुझे बैठी होती है। कहती है और पैसा इकट्ठा करना, आखिर करूँ तो क्या करूँ, कुछ और करती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें भी इकट्ठा कर सकूँ। ये पेड़ इतना बड़ा है, अगर इसकी एक एक डाल काटूंगी ना तब भी बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। तभी वहां पर जेन युआन का उसके लिए लेटर आ जाता है कि वो उससे मिलना चाहता है। इस लास्ट मंथ में वो उससे मिलने जरूर आएगा। कहती है लगता है जेन युआन वापस आ गया है। वो तो बस खुश हो रही होती है। तभी उसकी सिस्टर आती है। कहती लव लेटर किसका है, भला मुझे तो पता चले कि कौन से वाइल्ड मैन के साथ रह रही हो। जैसे ही पता चलता है कि जेन युआन, कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जेन युआन की मुझसे शादी होने वाली है, आगे तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। कहती वो मेरे सुपीरियर हैं। कहते सुपीरियर है लेकिन अब नहीं। तुरंत ही लेटर फाड़ के ऊपर फेंक देती है। कहती है कि ये मेरे लिए बहुत कीमती था, तुमने ऐसा क्यों किया। कहती मेरे लिए भी बहुत कीमती था और तुम उस तरह किसी भी के लेटर को नहीं पढ़ सकते हो। कहती बोरिंग, अब तुम मेरे साथ चलो। उसको ऊपर ले जाकर खड़ा कर देती। कहती तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। कहती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने ये लेटर फाड़ा है ना तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। अपना नीचे चली जाती है, उसको ऊपर ही खड़ा कर देती है। कहती मुझे नीचे उतारो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहती चिल्लाती रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी देखने नहीं आएगा। कहती मदर फादर कोई तो मेरी हेल्प करो। तभी उसका भाई आ जाता है। कहता है क्या हुआ तुम्हें। कहती है कि प्लीज ब्रदर मेरी हेल्प करो ना। वहां पर सीढ़ी आ जाती है, लगाई जाती है कि मेरी बहन को नीचे उतारो। वो किसी तरह नीचे उतरती है। कहती तुम ठीक तो ना। कहती देखो ना ब्रदर, ये मुझे जानबूझकर मारना चाहती है। इसके पास वो लव लेटर आया था किसी वाइल्ड मैन का, मैंने बस इसे कहा था कि उसे मत पढ़ो। कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। मारने चलता है तो वो पीछे हट जाती है, 2-3 वॉर करती है लेकिन एक भी उसके भाई का उस पर नहीं पड़ता है। कहती है कि तुम बहुत ही बेकार हो और उसका कपड़ा खोल देती है, उसकी पैंट नीचे खिसक जाती। कहती ये क्या किया। और वहां पर सब जितने भी नौकर होते हैं ना उसके भाई पर हंस रहे होते हैं। पैंट तक तो संभाल नहीं पाते, चले मुझसे लड़ाई लड़ने के लिए। एम्बेरेस्ड खुद हो रहे हो और अपनी सिस्टर को भी कर रहे हो, मुझे भी कर रहे हो। वहां पर वो बेल्ट उठाकर उधर फेंक देती है। कहती है तुम किसी काम के नहीं, जाओ यहाँ से। उधर तब तक उसकी माँ आती है। कहती है मदर देखो ना सिस्टर ने क्या किया है मेरे साथ। कहती है मदर मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसके साथ यही होना चाहिए। कहती है कि मेरे ब्रदर के साथ भी इसने बहुत बुरा बिहेव किया और मेरे साथ भी, ये मेरे साथ अच्छे से रहना ही नहीं चाहती। कहती है मदर ये बहुत स्ट्रांग है और हमेशा कहती है मैंने इसे बुली किया, भला मैं एक स्ट्रांग लड़की को कैसे बुली कर सकती हूँ। कहती हाँ सही कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी मान रही हूँ लेकिन तुम क्विंकिंग के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रही हो।
तुम्हारा ये रूड बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से जेन्युइन के बर्थडे में तुम नहीं जाओगी। तुम्हारी यही पनिशमेंट है, सिर्फ वहां पर क्विंक्विंग जाएगी। तुम रूम के अंदर रहो। वहां पर कहते ठीक है, मुझे जाना भी नहीं है, वैसे भी मुझे जाना होगा तो जेन्युइन खुद लेने आएगा। अपना बैठ जाती है और एक गाना गा रही होती है। जब बचपन में वो जो नैनी थी ना, जो उसे उठाकर लेकर गई थी, उसे बोतल में बेचने जा रही थी कि वेश्यालय में ही रहोगी, तुम्हारी वही जगह है। बल्कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो बहुत अच्छी जगह रह रही है, लेकिन जेन्युइन देख लेता है। वहां पर वो उसे जाकर बचाता है, कहता है मेरे साथ चलोगी, आर्मी में रहो, वहीं पर आर्मी की देखभाल करो। कहती है लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। कहती कोई बात नहीं। वो उसकी हमेशा से ही देखभाल करता था और उसके साथ जो परफेक्ट था ना, वो स्पिरिचुअल गॉड है, क्योंकि ये हमेशा ही हमारी रक्षा करते हैं। जेनवन बोलता है कि तुम इसे अपने पास से दूर क्यों नहीं करती हो। कहती है यही तो था जिसकी वजह से हम दोनों लोग मिले थे, भला हम दोनों लोगों की मीटिंग को इतनी आसानी से कैसे हटा सकती हूँ। कहते ठीक है। बैठी होती तभी पीछे से जेनुअन आ जाता है, कहता है इतने साल हो गए लेकिन अभी तक तुम मुझे नहीं भूली। कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गए ना। तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जेनुअन बस उसको देख रहा होता है, देख रहा होता है। कहती है मुझे लगा मैं तो सपना देख रहा हूँ। जेनुअन कहता है कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि घर आते ही सबसे पहले मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कहते हैं कैंप में कैसे हैं सारे मेरे ब्रदर्स लोग, ये भी बताओ। कहते हैं कि वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कोई बुली कर रहा है क्या। कहती मुझे इस मंजर में किसकी इतनी हिम्मत की मुझे बुली कर पाए, कोई पैदा नहीं हुआ है। कहते हैं वो तो है, इसी वजह से तो मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वैसे सेल्फ डिफेंस के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ, फैटी टाइगर और वहां पर प्राइसिंग स्किल्स, जो तरह तरह की चीजें होती है, एक पल में ही किसी चीज को खत्म कर सकती थी। और भी बहुत सारी चीजें। कहती है लेकिन इसकी क्या जरूरत है। कहते हैं अरे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। कहते चलो ठीक है, लेकर आया हो तो रख दो, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ, बस यहाँ पर अच्छे से रहने के लिए आई हूँ, ताकि सामान इकट्ठा कर सको, सब कुछ बेच सको, ये मिनिस्टर का घर खाली कर सको। उसके कंधे पर हाथ रख देती, कहते ये बताओ मेरी ग्रैंड माँ के बर्थडे बैंक्वेट पे आ रही हो या नहीं आ रही हो। कहती कहाँ आ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बदन ने कहा है कि मुझे यहीं पर रहना है, और वो क्विंकिंग मुझे बहुत परेशान करती है, उसकी वजह से तो मेरा और दिमाग खराब हो रखा है। कहते हैं कि लेकिन मेरी ही ग्रैंड मदर मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है, तुम वहां पर नहीं होगी। कहती मेरी वहां पर क्या जरूरत। कहते क्यों, कोई अदर थॉट तुम्हारे मन में नहीं है। कहती अरे अच्छा, इनविटेशन देने आया था कि मैं भी वहां पर आऊँ, देख सकूं कि तुम किसको पसंद कर रहे हो। कहते जो भी हो, मैं लेटर रख के जा रहा हूँ, आना हो आना, वरना मत आना। कहती अब तो बिल्कुल आऊंगी वहां पर आके, तुम मेरे ब्रदर जो हो। इधर पूरी फैमिली पहुंच जाती है। जो लेडी शिया के बर्थडे में कहते हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करना था कि यार लेडी शिया तुम्हें पसंद ही कर ले। उसका भाई कहता है हाँ तुम ब्यूटी हो। अच्छा वो मुझे नहीं आई, वरना यहाँ पर बेइज्जती ही होती। अब एक एक करके लेडी शिया के लिए गिफ्ट वहां पर जा रहे होते हैं। धन्यवाद की नजर पूरे टाइम गेट पर ही होती है कि अभी तक वहां पर मुजिन क्यों नहीं आई। जितने भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं कि ताकि उनकी बेटी जिन्युआन से शादी कर सके, लेकिन मुजिन किसी की भी तरफ ध्यान नहीं देता। कहता है सब बोरिंग है। ग्रैंड मदर कहती है तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो, अभी तक वो आई क्यों नहीं। मिनिस्टर के घर से सभी लोग आ गए हैं और बहुत महंगी महंगी चीजें भी लेकर आए हैं, लेकिन सिर्फ वहां पर क्विंकिंग आई हुई होती है, मुझे नहीं होती है। सब लोग ग्रीट करते हैं, बर्थडे विश करते हैं। कहते ठीक है बैठ जाओ। है कि ग्रैंडमदर मैंने अपने हाथों से ये सारी चीजें बनाई हैं। कहते तुम बहुत ही स्किलफुल है, बैठ जाओ। सब सबके सब वहां पर बैठ जाते हैं। कहते हैं तुम्हें ये लड़की पसंद है, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, हमेशा लगता है नाटक करती है। कहते हैं ग्रैंडमदर वैसे भी ये है भी नहीं। जाते हैं। जेनुअन कहते हैं कि आपके घर तो घर में दो बेटियां हैं ना, तो दूसरी बेटी यहाँ पर क्यों नहीं आई। तब इस पर जनरल बताते हैं कि मुझे अभी आर्मी कैंप से वापस आई है, मुझे अच्छे से रूल रेगुलेशन नहीं पता है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आई है। वैसे भी वो थोड़ी सी कमजोर भी है, बाकी सब कह रहे थे कमजोर कहाँ है, मैंने सुना है वो नौकरों को भी मारती है। गुनगुन खड़ी हो जाती है कि आर्मी कैंप में रहने के बाद उसका बिहेवियर बहुत बदल गया है, तो वो यहाँ पर आकर सिर्फ हमारे फैमिली की बेइज्जती करवाती, इसी वजह से उसे यहाँ पर नहीं लाया गया। माफ करिएगा, वो यहाँ पर आने के लायक ही नहीं है। कहती है कि उसने मेरे ब्रदर की पैंट खोल दी थी। अब तो और भी सब लोग हंस रहे होते हैं। जेन्युइन को पूरी की पूरी उम्मीद थी कि मुझे यहाँ पर वापस आएगी। कहते ट्रबल मेकर वो नहीं, ट्रबल मेकर तुम हो। तब इस पर ओल्ड लेडी सिया कहते हैं कि चलो आकर बैठ जाओ। कहते हैं कि ग्रैंड मदर मैं यहाँ पर सिर्फ जिसका वेट कर रहा था वो अभी तक आई नहीं। कहते ठीक है, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आने दो।
तब उसकी माँ कहती है कि वो नहीं आएगी, उसे डिसिप्लिन सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही डिसिप्लिन सीख जाएगी आएगी। तभी पीछे से हम देखते हैं वहाँ पर मुझे आ जाती है, कहती है मैं डिसिप्लिन भी सीख चुकी हूँ, मैं आ भी गई हूँ। वहाँ पर वो आर्मी की ड्रेस में आती है और ग्रैंड माँ को जो है ग्रीट करती है, कहती है मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड माँ जब उसको देखती है तो कहती है जब मैं यंग थी तो ऐसे ही थी, एकदम एनर्जेटिक। उसका भाई कहता है जब तुम्हें लेटर नहीं मिला तो तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, नकली इनविटेशन है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। तब यहाँ पर जेनुअन कहता है मैंने दिया है, अभी नकली कहोगे क्या। कुमकुम कहती है कि भले ही तुम्हें इनविटेशन मिल गया लेकिन तब भी तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने फादर के रेपुटेशन का तो ख्याल रखना ही चाहिए था ना। वहां पर उसके फादर कहते हैं माफ करिएगा, मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसी वजह से ऐसे कपड़े पहन कर आई है। कहती है कि मैं ऐसे कपड़े, मिलिट्री के कपड़े पहनकर भला कब से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वहां पर वो आर्मर देती है ग्रैंड मदर को कि ये आपके लिए है। वह आर्मर देकर अब सबके सब एकदम हैरान रह जाते हैं कि भला ये इतना बेकार गिफ्ट क्यों लेकर आई है। कुन तो हंस रही होती है, बाकी सब भी कि क्या मजाक चल रहा है क्या, यहाँ पर जो आर्मर लेकर आए हो भला ये ग्रैंड माँ के किस काम का, तो तुम उनकी बेइज्जती करने के लिए लाई हो। जाती है, आती है कुन और उसे नीचे छोड़ देती, कहती है कि ये इम्परर का आर्मर है। कहती क्या इम्परर का। वो नीचे बैठ जाती है, उसके फादर कहते हैं ये झूठ बोल रहे, इम्परर का आर्मर ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ओल्ड लेडी सिया देखती है कि वो सच में उसके बेटे का है, जब वो आखिरी युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था, जो ग्रैंड सन था वो भी छोटा, रुको मैं जा रहा हूँ। बाद में लेटर आता है कि जो मैजेस्टी की डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही वहां पर जो जेनुअन की मदर थी ना, वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है। उनको इतना गहरा सदमा लगता है। तभी उसका भाई आता है, कहता है कि झूठ बोल रही हो, भला ये मैजेस्टिक आर्मर कैसे हो सकता है, पता है अगर तुम झूठी निकली तो तुम्हें यहाँ पर जान से मार दिया जाएगा। तब इस पर उसका भाई कहता है इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और वो तलवार से उसके हजारों टुकड़े कर देता है। वो हजारों टुकड़े शायद ग्रैंड माँ के दिल पर हुए होते, क्योंकि उनके बेटे का लास्ट आर्मर को उसने तोड़ दिया था। उसके टुकड़े नीचे बिखर जाते हैं। जेनुआन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके फादर, उसका भाई और कुंग हंस रहे होते हैं। यूजिन बहुत तेज से थप्पड़ मारती है, अपने भाई को दूर फेंक देती है और अपनी बहन का गला पकड़ लेती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहते हैं मिनिस्टर की इस मेरी बेटी मुझे इनको मारा क्योंकि ये कुंग का गला दबा रही है। कहते हैं तुम्हारी बेटी बहुत ही बेकार। उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेडी श्याओ कहती है कि तुम भी ऐसा नहीं कर सकते हो, ये आर्मर मेरे बेटे का है और तुमने उसकी बेइज्जती की है। मेरी बेइज्जती नहीं, मेरे मरे हुए बेटे की बेइज्जती की है। अब वहां पर दोनों नीचे बैठ जाते हैं कि माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था। मिनिस्टर भी अपने दोनों बच्चों की तरफ से माफी मांगते हैं। जेनुआन कहता है माफी नहीं मिलेगी, ये जानबूझकर किया गया काम है, ना ऐसे ही किया गया। और तुम लोगों ने मेरे मदर फादर की बेइज्जती की है, मैं उनका बेटा हूँ, कैसे भला तुम दोनों को माफ कर सकता हूँ। कहते हैं कि इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए बताइए। कहते 30 कोड़े तो पड़ने ही चाहिए। कहती है मदर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता था कि ये मैजेस्टी का है। उसकी मदर कहती है कि बेटा प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो, उसे नहीं पता था। कहते बिल्कुल भी नहीं, जिस तरह से इन दोनों लोगों ने बिहेव किया है, खासकर आपके बेटे और बेटी ने, इसे और भी सजा मिलनी चाहिए। अब आर्मी रूल के हिसाब से इसे सजा मिलेगी, लोहे की छड़ी से इन दोनों को मारा जाएगा। कहती नहीं 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 नहीं, मैं प्लीज मार नहीं खाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन आज मैं अपनी बहन की पोल सबके सामने खोलना चाहती हूँ कि इसका एक वाइल्ड मैन के साथ रिश्ता चल रहा है। मैंने खुद ही इसके पास एक हैंकी देखी है जिस पर नाम लिखा है उस वाइल्ड मैन का, जिस पर लिखा होता है जैन। देख लीजिए फादर, इसका किसके साथ रिश्ता चल रहा है। वहां पर उसके फादर कहते हैं बताओ वो आदमी कौन है। उसकी मदर कहती है सच में तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता चल रहा है क्या। ग्रैंड माँ तो हंस रही होती है, तो उसका भाई कहता है मुझे तो इस लड़के पर पहले से ही शक था कि ये एक नंबर की बदतमीज है। जेनीमान कहता है कि अगर तुम इसको बदतमीज कह रहे हो मतलब मुझे कह रहे हो, क्योंकि ये हैंकी मेरी है। कहती क्या आपकी है, लेकिन इस पर तो झेन नाम लिखा। कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरी मदर मुझे बचपन में झेन बुलाती, तो उसी की निशानी है। वहां पर वो अपनी हैंकी निकाल कर देता है, दोनों सेम होती है। ग्रैंड माँ हंस रही होती है, कहती मैंने इसे अपने हाथों से कढ़ाई बुनाई की है इस पे। कहती मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे नहीं पता था। अब तो जेनीमान को और गुस्सा आता है, तुम्हारी सजा बरकरार रहेगी, इसमें माफी की कोई उम्मीद नहीं है। कहती हाँ हाँ चलो चलो इन लोगों को पकड़ कर लेकर जाओ, उन्हें मारा जा रहा था, मारा जा रहा होता है। कहती प्लीज मदर मुझे बचा लो। तो यहाँ पर मिनिस्टर कहते हैं कि आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे तुम ही माफ कर दो। कहती एक मिनट रुक जाओ। वहां पर कहती फादर अगर मुझे आप इसके बदले में कंपेंसेशन देंगे तो मैं जरूर आपके बेटे और बेटी को माफ कर दूंगी। कहते बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहती वन। आप सबके सब कहते क्या वन। कहते 1000 टेल्स चाहिए, अगर दे दो ना
जो है माफ़ कर दूँगी। तो उसका भाई कहता है क्या मेरे पूरे घर को लूटना चाहती हो क्या? यहाँ पर कुमकुम भी कहती है सच में लूटना चाहती हो? कहती मार खाना चाहती हो? ये बताओ पैसे देना चाहती हो? यहाँ पर मिनिस्टर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर थोड़े पैसे दे दिए जाते हैं और बाकी मेंशन में जाने के बाद मिलेंगे। जेनुअन तो बहुत खुश हो जाता है और सबसे ज़्यादा खुश तो मुजिन होती है कि उसे पैसे मिल गए और उसके ब्रदर्स के लिए ताकि वो उनकी ठंडी के लिए कपड़े खरीद पाएगी। ग्रैंडमदर तो बहुत खुश होती है कि इतनी होशियार है, यही मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। जब उसके रूम में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो वहाँ पर जेनुअन भी खड़ा होता है कहता हुआ तुम्हारे फादर के पास तो बहुत पैसे हैं और इतनी आसानी से इतने सारे टेल्स दे दिए। कहती है कि मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कहते हैं क्या दाल में काला लग रहा है? कहती इतने सारे पैसे इकट्ठा करना मामूली बात नहीं है और उन्होंने एक झटके में मुझे इतने पैसे दे दिए। कहते हैं कि तो तुम्हें लगता है तुम्हारे फादर पे शक करना चाहिए? कहती बिल्कुल शक करना चाहिए कि आखिर वो इतने पैसे ला कहाँ से रहे हैं। इधर कुमकुम को बहुत चोट लगी होती है तो उसकी माँ कहती है आज जो तुम लोगों ने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुम्हारे ब्रदर ने भी बहुत बड़ी गलती। कहती मदर आप भी मुझे डांटेंगी क्या? कहती हाँ बिल्कुल डांटूंगी, इस तरह का बिहेव आगे से मत करना। कहती है कि मदर मुझे पता है कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है, वो आपकी रियल बेटी है ना, इसी वजह से। कहती मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा तो तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कहती है मदर प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कहती है नहीं छोड़ूंगी। इधर जेनुअन कहता है बताओ क्या किया जाए? कहती है कि देखो हम लोग कोई भी रास्ता अपना सकते हैं लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट अपने फादर के दिल पर वार करें ना तो जल्द से जल्द पता चल सकता है। कहते बताओ क्या करना है? कहती है कि शादी करना है मेरे मेंशन में। कहता है बहुत जल्दी तुमने फिगर आउट कर लिया है कि मुझे शादी करना है। कहती है हाँ हाँ। अच्छा बताओ क्या तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊं? कहते हैं अरे नहीं मेरे लिए नहीं, क्विंकिन से शादी करो। तो वहां पर उनसे डाउरी की लिस्ट मांगना, डाउरी की लिस्ट आते ही पता चल जाएगा कि आखिर वो लोग तुम्हें क्या कह दे रहे हैं। अगर बहुत सारा सामान आ रहा है तो मत समझ जाओ कि मेरे फादर जरूर कोई ना कोई काला धंधा तो कर ही रहे हैं। कहते हैं तुम मुझे बेचना चाहती हो क्या? मैं बिल्कुल भी क्विंकिन को लाइक नहीं करता हूँ। तो कहती फिर किसको लाइक करते हो? कहते अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? कहते अरे मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती हो ना। कहते अरे आर्मी कैंप में तुम लड़के बनकर रह रही थी इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़का ही हो। कहते तो फिर क्या तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती। वो उसे किस करने लगता है। कहता है लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। और उसको लगातार किस करता रहता है। कहता है याद रखो कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और किसी को भी इस रास्ते में नहीं आने दूंगा। क्या तुम्हें सच में अभी भी कोई दूसरा ख्याल नहीं आया? वो पुराने टाइम को याद करती है कि एक बार सजा उसे मिलने वाली थी लेकिन उस जगह पे वो सजा पूरी की पूरी जेनुअन ने अपने ऊपर ले ली थी। उसके बाद वो कई दिनों तक बेहोश रही, उसे होश में नहीं आया। एक जड़ी बूटी के जरिए जान बचाई जा सकती थी तो जेनुअन उसके लिए वो फ्लावर मीन्स वो जड़ी बूटी लेकर आया था कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे पता है कि तुम लड़की हो, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनोगी ना। वो कुछ नहीं बोलती है, कहती है कि तुम कितने पागल हो, आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। कहते हैं ठीक है आओ जीत कर दिखाओ। कहती है अगर जीत गई ना तो शादी का प्रस्ताव ठुकरा देना। कहता है ठीक है। वहां पर वो उसके ऊपर लगातार अटैक पर अटैक किया करती है। कहता है जीत तो नहीं पाओगी मुझसे। वो उसके ऊपर पिन से अटैक करती है तो वो पिन वह पकड़ लेता है और दूसरी पिन उसको लग जाती है। वो चिल्लाने लगता है कहती है अरे क्या हुआ तुम्हें, प्लीज क्या हुआ? कहता है कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस नाटक कर रहा था। वैसे याद रखो कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैंने अब तुम्हें एकदम से पकड़ लिया है, प्यार वाला ख्याल नहीं है। जबकि जो है मुझे इनको प्यार तो उससे बहुत पहले ही हो गया था क्योंकि इससे पहले भी जब वो दवा नहीं पी रही थी उसने किसके जरिए उसे दवा पिलाया था। तब से वो उससे प्यार करती है लेकिन कभी उसने इजहार नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका ब्रदरहुड किसी और चीज में पड़े। कहता है लगता है तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचती, चलो ठीक है मैं कुमकिन से शादी करने के लिए तैयार। कहती है, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो चला जाता है तो जिनको रात भर नींद नहीं आती है उस किस की वजह से। कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे छोड़कर चले गए, इधर उधर करती रहती। कहती मैं क्या करूँ, इस बदतमीज की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर कुमकुम के तो सब देखभाल कर रहे होते हैं और मुजिन की भी देखभाल कर रहे होते हैं क्योंकि पूरी फैमिली को पता चल चुका था कि मुजिन कोई मामूली सोल्जर नहीं बल्कि जनरल है। तुम कहती है मैं तो कितनी कमजोर हूँ, मेरी सिस्टर तो सच में कितनी ताकतवर है, प्लीज सिस्टर मुझे माफ कर देना। उसका भाई भी माफी मांगता है। कहते चलो दोनों बच्चों ने माफी मांग ली, अब तीनों लोग मिलकर रहना। मुजिन तो बस देख रही होती है अपने फादर को अपनी मदर को कि ये लोग कितना दिखावा कर लेते हैं। एक लिमिट होती है लेकिन इन लोगों ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी है। वहां पर क्यों कहती है कि सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दो ना, अब इतना भी मत नीचे गिरो कि तुम ज्यादा ही महान बनने की कोशिश कर रही हो। कहती मैंने कब कहा कि मैं महान बनने की कोशिश कर रही हूँ? कहती लग तो रहा है तुम्हारे एटीट्यूड से। उसका भाई कहता है ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना।
उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, अचानक से तो सही नहीं हो सकता है ना। कहती ठीक है, अगर सब कुछ सही करना चाहती हो तो और पैसे दे दो। कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे आउटसाइडर के रूप में गिनते हैं। कहते हैं उसके फादर नहीं, तुम आउटसाइडर नहीं हो। कहती ठीक है फादर, फिर मुझे जल्द से जल्द और भी पैसे दे दीजिएगा। तभी लेटर आ जाता है। लेटर जैसे ही वो लोग पढ़ते हैं, पता चलता है कि ओल्ड लेडी सिया ने अपने घर में बैंक्वेट रखा और उसमें बुलाया है, क्योंकि शायद वो मेरी बेटी से शादी ही करवाना चाहते हैं अपने ग्रैंडसन की। सबको लग रहा था क्विंकलिन के साथ रिश्ता जुड़ने वाला है, तो क्विंकलिन बहुत खुश हो जाती है कि मुझे लगा था कि प्रिंस जेनुआन जो है मेरी सिस्टर को लाइक करते हैं, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। जेनुआन तो मुझे लाइक करते हैं। मन में हंस रही होती है कि हाँ हाँ बहुत सही है, वो तो मेरे को लाइक करते हैं। ये जेनुआन ग्रैंड मदर के पास आता है। ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें वो क्विंकलिन कब से पसंद आ गई। कहता है मुझे वो कभी भी पसंद नहीं थी, लगता है कि मुझे पसंद नहीं करती है, वो मुझे हर बार पीछे धक्का दे देती है। प्यार का इजहार कर चुका हूँ। तो ग्रैंड मदर को तेज से हंसने लगती है। कहती लगता है मुझे ही करना पड़ेगा कुछ। कहता है ग्रैंड मदर हंसो मत, मेरा दिल टूटा है। कहती हंस नहीं रही हूँ। अब सब लोग बैठे हुए होते एक साथ यहाँ पर। ग्रैंड मदर कहती है कि देखो जो पुरानी बातें हुई मैं उनको भूलना चाहती हूँ और अपने बेटे को एक तरफा प्यार को एक नाम देना चाहती हूँ। अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ तुम्हारे मेंशन में। कुमकुम बहुत खुश हो जाती है कि वाह मेरी शादी जेनुआन से होगी, लेकिन जेनुआन पूरे टाइम बस मुझे इनको देख रहा होता है, ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा होता है। ऊपर से मुझे नाती है। कहती है याद रखो कि मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। कहता है क्यों, कुमकुम से शादी फिक्स हो गई, तुम्हें पता नहीं है क्या। कहती ग्रैंड मदर ने किसी का नाम नहीं लिया और लेटर में भी मेंशन नहीं था कि कुमकुम से शादी हो रही है। ये मिनिस्टर के घर में शादी हो रही है, लेकिन किस बेटी से हो रही है ये तो अभी तक बताया ही नहीं गया। मतलब ग्रैंड मदर ने ये कहा है। कहते क्या सच में, आप आ जाओ मेरे पास। कहते ड्रिंक तो करना ही पड़ेगा। जेनवन उसे नीचे खींच लेता और उसे किस करने लगा। कहती ये क्या कर रहे हो। कहते यही कि अब मैं तुम्ही से शादी करूंगा। कहती है लेकिन मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई तुम्हारी वजह से, और मुझे ये भी पता है कि मुझे तुमसे प्यार है। वहां पर उसको किस करने लगते हैं तो ग्रैंड मदर दूर से देख रही होती। कहती जिस तरह से ये दोनों प्यार कर रहे हैं, मेरा ग्रेट ग्रैंडसन बहुत जल्दी ही आ जाएगा, चलो चलते हैं। शादी की ड्रेस आ जाती है तो कुमकुम होती है तैयार होकर देख रही होती है। कहती मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। उसका भाई कहता है तुम बिल्कुल फेरी लग रही हो, परी तुम्हारे आगे फेल है। कहती हाँ सच में मदर, मेरे ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। इधर हम देखते हैं कि वो जो मुजिन भी होती है वो भी ड्रेस ट्राई कर रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके पास जिनवान होता है। कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो और याद रखोगे अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, दोबारा यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। कहती ये बताओ कि मेरे फादर के बारे में क्या क्या पता चला। कहते बहुत कुछ पता चल चुका है, बस याद रखो कि उनका खुलासा जल्दी होगा। एक बार बस वो डाउरी की लिस्ट दे दे, उसके बाद देखो मैं क्या क्या करता हूँ। जा रहे होते हैं। कहते हैं कि मैं शादी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन पीछे से उन दोनों को जो है कुंकी देख लेती है। तभी पीछे से आ जाती है। कहती है कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को सेड्यूस कर रहे हो। कहती तुम्हारा होने वाला हस्बैंड कब से। कहती है कि मेरा ही होने वाला हस्बैंड है और मेरे फ्यूचर हस्बैंड को तुम सेड्यूस नहीं कर सकते हो। याद रखो कि मैं इसकी शिकायत फादर से कर दूंगी। कहती है अब तुम मुझे बताओ। कि उसका हाथ पकड़कर नीचे धक्का दे देती है। उधर से प्रिंस क्यों निकलते हैं और एक ही बार में उन्हें प्यार हो जाता है। मुझे इनसे कि कुमकुम को मार रही थी वो आइडिया उन्हें काफी अच्छा लगता है। कहते ये लड़की तो मुझे काफी पसंद आई। अभी हम देखते हैं प्रिंस क्यों जाते हैं मिनिस्टर के पास। कहते हैं कि बताओ क्या क्या इंतजाम हुआ। पता चलता है कि जो नमक गोरख धंधे के साथ और जो कपड़ा आर्मी के लिए नहीं जा रहा था, वहां से जितना भी काला पैसा कमाया है उसके टेल्स इकट्ठा कर लिए हैं। लेकिन प्रिंस क्यों कहते हैं इसमें काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। कहते क्या चाहिए। कहते हैं मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करना है। कहते लेकिन क्यों तो बहुत डेलिकेट है। कहते अरे नहीं, वो तो बिल्कुल भी डेलिकेट नहीं, मुझे बहुत कड़क दिखी। कहते अच्छा मुजिन से शादी करनी है क्या। कहते अच्छा तो उसका नाम मुजिन है, मेरे से उससे शादी करने की तैयारी करो। क्या 3 दिनों के अंदर तुम मेरे से शादी करवा सकते हो। कहते हैं हाँ बिल्कुल करवा सकता हूँ, आप चिंता मत करिए। इधर हम देखते हैं कि सब लोग बैठे होते हैं, लेकिन अभी तक डाउरी की लिस्ट भी नहीं आई थी। फिर उधर से आ जाती है मुजिन बिल्कुल लड़कियों वाले कपड़े पहनकर। सब कहते हैं कि तुम्हारा लड़कियों वाले कपड़े पहनकर क्यों आई हो, क्यों इतने अच्छे कपड़े पहनकर आने का मतलब है तुम मेरी सिस्टर को नीचा दिखा रही हो। मन में सोचती है कि ये बदतमीज की वजह से, जिनवान की वजह से मैंने पहना है, उसी ने मुझे फोर्स किया, वरना भला मैं क्यों पहनती। गुनगुन कहती है कि मुझे पता है सिस्टर कि तुम मुझसे जलन कर रहे हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी शादी प्रिंस क्यों से फिक्स हो गई है, तो तुम्हें उनसे शादी करनी। कहती है प्रिंस क्यों कहाँ से आ गए। फिर आते हैं कि उसके फादर की, उन्हें तो उनसे तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे उनसे समझौता हो चुका है। तो उसकी माँ कहती है तुम प्रिंस क्यों से कैसे शादी करा सकते हो, वो बुढ़े हो चुके हैं।
क्विंकन कहती है कि मदर शादी तो करनी ही पड़ेगी, आखिर सिस्टर की शादी कहीं ना कहीं तो होगी ही। मुजिन कहती है सिस्टर अगर तुम्हें प्रिंस क्यों इतने अच्छे लग रहे हैं तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेती, जाकर ग्लोरी एंजॉय करो। उसका भाई कहता है जिसकी शादी जहाँ पर फिक्स हो गई वहीं पर होगी। कहते हैं तुम तो बिल्कुल मत बोलो और याद रखो कि जहनीवान सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा क्योंकि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, तुम में नहीं। कहते बकवास बंद करो। तभी डावरी की पूरी लिस्ट आ जाती है और वहां पर बताया जाता है कि जहनीवान ने पसंद किया है मुजिन को। कहते लेकिन कैसे मुजिन को पसंद कर सकते हैं, मेरी सिस्टर का क्या होगा। कहते तुम्हारी सिस्टर का कभी नाम ही नहीं लिया गया है। कहते ठीक है अंदर चलिए। सारी लिस्ट गिनवाई जाती है कि डाउरी में ये आया है। बहुत ही जल्द मीन्स 3 दिनों के अंदर शादी होगी जो है मुजिन की प्रिंस से। जो है कुमकुम बहुत ही ज्यादा उदास होती है, कहती है मेरी शादी जानबूझकर सिस्टर ने तोड़ी है। जबकि कुमकुम को पहले से पता था, हमेशा से पता था कि जेनुआन हमेशा से लाइक करता है सिर्फ मुजिन को। कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसकी माँ जाती है मुजिन को मारने के लिए कि तुमने अपनी बेटी का हस्बैंड छीन लिया। कहती है मदर आप मुझे मारने के लिए। कहती हाँ मैंने तुम पर इतना यकीन किया लेकिन तुमने क्या किया। वहां से तुरंत ही कुमकुम रोते हुए चली जाती है। कहते हैं उसके फादर ठीक है आप मुझे कार्ड दे दीजिए। कार्ड मिलता है तो उसके फादर खुश हो जाते हैं कि 3 दिनों के अंदर ही शादी होगी। लेकिन यहाँ पर मुजिन को शक हो जाता है कि उसके फादर इतनी आसानी से तो नहीं मान सकते हैं। इसका भाई बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि देखो तो मुझे ने क्या किया, मदर मैंने तो पहले ही से कहा था कि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। कुमकुम लगातार रोए जा रही थी। कहती है मदर अब मेरी वेडिंग का क्या होगा, मैं किससे शादी करूंगी, मुझे हर जगह ह्यूमिलेट किया जाएगा। उसके फादर कहते हैं रो मत, तुम्हारी शादी सिर्फ जिनवान से होगी, उसकी शादी प्रिंस क्यू से होगी। कुछ भी होगा लेकिन तुम्हारी शादी की जगह नहीं बदलेगी। उसकी माँ कहती है लेकिन करना क्या होगा। उसका ब्रदर कहते हैं उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहते हैं हाँ रास्ते से नहीं हटाया जाएगा बल्कि उसे प्रिंस क्यू के पास भेजा जाएगा। इधर वो बैठी होती है, कहती बता दूं क्या कि जेनुआन को कि मेरे फादर जरूर कुछ ना कुछ चाल चल रहा है। तभी जेनुआन आ जाते है उसे किस करता है। कहता है कि तुमसे किस किए बिना दूरी नहीं रह सकता हूँ। कहती है कि हाँ मैं भी। वहां पर वो उसको अपने पास खींच लेती है, दोनों किस कर रहे होते हैं। लगातार बस किस किए ही जा रहे होते हैं। कहती है कि पता है मैंने डिस्कवर किया है कि मेरे फादर जरूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उसके गले पर कट कर लेता है। कहती डॉग हो क्या जो इस तरह कट कर रहे हो भला तुम। कहता हाँ डॉग ही हो तो मुझसे बचकर नहीं जा सकती। कहती बचना भी नहीं चाहती, वैसे भी मेरे फादर का समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मेरी शादी प्रिंस क्यू से कराई, फिर अचानक से मान गए कि वो मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं। कहते हैं प्रिंस क्यू ये कहाँ से आ गए। याद रखो कि तुम्हें जब भी मुसीबत हो तो इसे बाहर छोड़ना है ताकि मैं सही टाइम पर आ सकूं। वहां पर वो बैठी होती है पुरानी चीजों को सोच रही होती है कि जहनवान और उसकी कितनी अच्छी दोस्ती है, मतलब वो खुद भी उससे 1 मिनट दूर नहीं रह सकती। वहां पर वो दोनों मस्ती करते हैं आर्मी कैंप में और साथ में रहते हैं। पीछे से उसकी माँ आ जाती है, कहती है सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं इस वजह से मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, चिकन सूप है तुम इसे पी लो। कहती है मदर आप मेरे लिए इतने प्यार से लाई हैं तो जरूर पीऊंगी। कहती है ठीक है ले लो, लेकिन उनके हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं। कहती है मदर लाइए। बाहर निकलती है, कहती है कि हस्बैंड मैंने काम कर दिया है, अब जाकर आप अपना काम करिए। कहते हैं ये हुई ना बात कि तुमने अपने यहाँ असली रूप दिखाया है। वहां पर उसको पकड़ कर ले जाया जाता है और उसकी माँ लगातार रो रही होती है। बीच रास्ते में वहां पर अपनी आँख खोल देती है, पता चलता है कि जैसे वो सूप पीने वाली थी ना, उसकी माँ ने रोक लिया था कि बेटी मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन तुम्हारे फादर चाहते थे कि मैं तुम्हें बेहोश कर दूं और प्रिंस क्यू के पास भेज दूं। तो तुम्हारे पास यही रास्ता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे बंधक बनाकर लेकर चलो और कहो कि तुम मुझे मार दोगी, शायद वो तब तुम्हें छोड़ दो। कहती मदर जिस तरह का फादर का बिहेवियर तुम्हें तब भी नहीं छोड़ेंगे और मैं आपकी जान संकट में बिल्कुल भी नहीं डाल सकती। आप यहाँ पर आराम करो, मैं जिस तरह प्लान चल रहा था ना उसी तरह प्लान रखो। अपना हाथ खोल लेते सारे सैनिक सामने खड़े हो जाते हैं कि बाहर निकलो। एक ही बार में वो सबको नीचे गिरा देती है और कैरेज के ऊपर बैठ जाती है। कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो। कहती बिल्कुल बचकर जा सकती हूँ, तुम्हारा मुकाबला आज जनरल से है, याद रखो कि आर्मी के जनरल से। कहते हैं लेकिन हम लोग इतने लोग हैं और धीरे धीरे प्रिंस क्यू की भी आर्मी आ रही होगी। कहती है अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। इधर सारे आर्मी वाले लगातार बस याद कर रहे होते हैं जो है मुझे इनको कि कितनी अच्छी है, इतना खाने का सामान और सब कुछ भेजती है। और जैसे ही वो लोग आसमान में लाइटनिंग देखते हैं कहते हैं कि चलो मेरे ब्रदर मुझे ने बुलाया है, वो मुसीबत में है। ग्रूम के कपड़े पहन लेते हैं जेनुअन और कहते हैं ग्रैंडमा कैसा लग रहा हो। लेकिन जैसे देखते हैं रेड लाइट तुरंत ही भाग जाते हैं। चल जाता है कि जो मुझे है खतरे में है। इधर सैनिक कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो एक एक करके सबको नीचे गिराने लगती है।
युद्ध बहुत देर तक चला करता है। जैसे उसके ऊपर वो अटैक होने वाला होता है तब तक वहां पर जेनुअन आ जाता है। कहती है इन लोगों को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे प्रिंस क्यू के सैनिक से तो हम लोग नहीं डरते हैं और इतनी देर में आर्मी के उसके ब्रदर लोग भी आ जाते हैं। आज तो यहाँ पर लड़ाई होकर ही रहेगी, दोनों तरफ लड़ाई होने लगती है और एक तीर मुजिन को लग जाता है। कहते ये कैसे हो गया, तुम्हें क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ है। वहां पर वो थोड़ी देर के लिए कहती मैं एकदम ठीक हूँ। पता चलता है जो उसने आर्टिफैक्ट बनाया था ना उस पर तीर लगी। सारे उसके ब्रदर कहते हैं हाँ मुझे इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। जनरल कहते क्या तुम दोनों सच में शादी करने वाले हो क्या, ये बात सबको पता है मुझे ही नहीं पता है। कहते अरे पता क्या करना है, शादी में आ जाना। वहां पर वो दोनों चले जाते हैं और इधर जितना डाउरी का सामान होता है ना वो भी जो है जेन्युइन अपने साथ लेकर चली जाती है। जो उसके फादर को पता चलता है कि उसने बीच से ही सारा सामान लेकर चली गई और डाउरी का सामान भी लेकर चली गई, तब उसके फादर और कुंग डर जाते हैं कि अब क्या होगा। इधर सारे आर्मी वाले खुशी मना रहे होते हैं कि ब्रदर की शादी हो गई। वो लोग आर्मी कैंप में ही शादी कर लेते हैं। जैसे वेडिंग नाइट आती है तो जेनुअन बहुत खुश होता है। वहां पर उसको हाथ पकड़ कर किस करने ही चलता है, तभी जनरल आ जाते हैं। कहते हैं कि चलो चलकर मिलकर आते हैं, लेकिन जब दोनों को सामने देखते हैं तो उस पर जो है जेनुअन कहता है तुम लोग अंदर क्यों आए, बाहर निकलो यहाँ से। जनरल वो ड्रिंक किए होते हैं, कहते हैं अरे हम सब ब्रदर्स हैं ना, आपस में बात कर सकते हो। तो दूसरे जनरल पकड़ कर लेकर जाते हैं, चलो वेडिंग नाइट में डिस्टर्ब मत करो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहती है आज तो मैं ही तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम नहीं। दोनों अपनी साथ में रात बिताते हैं और होते ही दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि बहुत ही बड़ा अटैक होने वाला है, क्योंकि जो हमारी एनिमी आर्मी है ना वो हमारे यहाँ पर अटैक करने के लिए सेना भेज रही है। कहती कोई बात नहीं मैं लड़ने के लिए जाऊंगी, लेकिन जेनुअन कहता है नहीं तुम नहीं जाओगी। जो है सब आपस में लड़ रहे होते हैं, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। यहाँ पर सामने आकर मुझे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी वाइफ बाद में हूँ, सबसे पहले इस देश के लिए मुझे अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तभी दूसरा मैजेस्टी का टेक केयर आ जाता है कि युद्ध लड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा। मुझे युद्ध लड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन जेनुअन उसे जाने नहीं देना चाहता था। अभी तो उसकी शादी हुई थी। कहती चिंता मत करो मैं जिंदा वापस आऊंगी। वो उसके गले लग जाता है, कहता है इंतजार करूंगा। इधर युद्ध हुआ करता है, दिन बीते रहते हैं, लेकिन जेनुअन खाना पीना सब छोड़ देता है, क्योंकि उसे बस पूरे टाइम मुजिन की याद आ रही होती है। तभी पता चलता है कि मुजिन वापस आ गई, लेकिन मुजिन नहीं सिर्फ वहां पर कपड़ा है वो होता है और पता चलता है कि मुजिन की डेथ हो गई है। जन वहां नीचे गिर जाता है और वहां पर उसका दिल जैसे टुकड़ों में बट जाता है। इधर महल में भी जैसे ही कुंकुम और पूरी फैमिली को पता चलता है कि वहां पर युद्ध में जो है मुजिन की डेथ हो गई है, तो उसकी मदर को तेज तेज रोने लगती है। लेकिन उसके सिस्टर, उसके फादर और सब लोग हंस रहे होते हैं, जैसे ये उत्सव का टाइम है। कहती मेरी बेटी की डेथ हो गई और तुम सब हंस रहे हो, शर्म भी नहीं है तुम्हें। जैन पूरी भरी सभा में मैजेस्टी के पास जाता है। वहां पर प्रिंस क्यू और मिनिस्टर होते हैं ना उसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो मुजिन थी ना वो एनिमी आर्मी से मिली हुई, वो कैसे ऐसे कर सकती है, क्या तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है। जेनुअन कहता है मुझे कोई गिल्ट फील नहीं है, लेकिन लगातार प्रिंस क्यू कह रहे होते हैं तुम्हें गिल्ट फील होना चाहिए, अपनी वाइफ की वजह से होना चाहिए। कहता है मुझे कोई गिल्ट फील नहीं है, एनिमी आर्मी से कोई और नहीं बल्कि प्रिंस क्यों मिले हुए थे। कहते क्या सबूत है तुम्हारे पास। कहते हाँ मिनिस्टर भी मिले हुए थे। वहां पर दोनों सबूत जब मैजेस्टी के सामने दिए जाते तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एनिमी आर्मी के साथ मिलने के। प्रिंस क्यों कहते ये झूठे सबूत है, जेनुअन ने जानबूझकर अपनी तरफ से क्रिएट किए हैं। मिनिस्टर भी कहते हैं हाँ सही बात, हम लोग को नीचा दिखाने के लिए आखिर जेनुअन किस हद तक नीचे जा सकता है अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। मैजेस्टी मैजेस्टी कहते हैं और कोई सबूत। पीछे से मुझे ना जाती है एनिमी आर्मी के मैजेस्टी को उठा कर लेकर कहते हैं वाह तुम तो आ गई। कहते हैं हाँ ये व्हाइट कपड़े निकाल दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं सच में वहां के मैजेस्टी है क्या। कहते हैं हाँ। पता चलता है कि जेनुअन को पहले ही पता चल चुका था कि उसकी वाइफ जिंदा है, बस उसने नाटक किया था और उसके बाद अपने फादर प्रिंस क्यू के असलियत सबके सामने जाहिर करूंगी। वहां पर उसे लिखवाया जाता है, जब लेटर के मैच किया जाता है राइटिंग से तो दोनों लेटर मैच कर जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं प्रिंस क्यू तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रिंस क्यू अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तब यहाँ पर जेनुअन कहता है एक्सेप्ट तो कर ही लेना चाहिए। ग्रैंड मदर और क्वीन मदर आ जाती हैं। क्वीन मदर कहती है कि प्रिंस क्यू को तो मुझे ही सबक सिखानी पड़ेगी और अपने डंडे से ही प्रिंस क्यू को मारने लगती है। कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैजेस्टी कहते हैं ऐसे मत करो, इसे सजा मैं दूंगा, प्रॉपर सजा, इन दोनों को जेल में उठाकर डाल दो। साथ में पूरी फैमिली को भिखारी बना दो ताकि वो भीख मांगने के लायक भी ना बचे। कहते हैं हाँ एकदम सही फैसला लिया। मिनिस्टर बार बार माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। क्वीन मदर कहती है कि मेरा बेटा सही से फैसला नहीं ले पाता, लेकिन मुझे उसके लिए सही फैसला लेना ही पड़ेगा।
मैजिक जी कहते हैं मदर, मैं धीरे धीरे फैसला लेता हूँ, एकदम से नहीं। और आप एकदम से कंक्लूजन पर पहुंच जाती है। कहती है हाँ, इस मामले में तो कंक्लूजन पर ही पहुंचना था। वहां पर उन दोनों की शादी जो कैंप में हुई थी, अब सबके सामने सच घोषित कर दी जाती है। अच्छे से रिवॉर्ड से उन दोनों को नवाजा जाए। कहते हाँ, और तुम दोनों इस देश की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहना। कहती है ठीक है। वहाँ पर वो ग्रीट करके वापस आ जाती है, बैठी होती है, और उसका ब्रदर मदर इन दोनों को भिखारी बना दिया जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों पर मुझे कभी भी यकीन नहीं हो सकता। तुम दोनों को बारे में उसी दिन पता चल गया था जब जिस दिन मेरी बेटी के मरने की खबर आ गई थी, और तुम दोनों खुशियां मना रहे थे। कहते हैं मदर, जितना हम लोग दोषी हैं उतना आप भी। उसकी मदर कहती है हाँ, मैं भी दोषी हूँ, इसी वजह से मैं अपने सर पर एक भी बाल नहीं रखूंगी, बुद्धिस्ट टेम्पल जाऊंगी और जिंदगी भर monk बनकर रहूंगी। इन दोनों को भी लेकर जाओ और भीख मंगवाओ इनसे। कहती है बेटा, मुझे माफ कर देना, अपनी गलती सुधारने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जैसे ही जाने लगती है, कहती है मदर, जितना भी प्यार दिया सिर्फ आपने दिया, उसके लिए थैंक यू। वहां पर जितना भी सोना चांदी होता है जो उसे रिवॉर्ड के रूप में मिला होता है, कहती चलो अब हम दोनों की खुशियों का टाइम आ गया है, अब हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहते हैं हाँ, और क्या, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।